टॉपिक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो नेक्स्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में जैसे हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर में जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली थी। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग एक स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे पहले, जिनको हम लोग बोलते हैं बाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें एक हेडिंग आप लगा लो, ऐसे हेडिंग लिख लो, आप लोग लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बाई कॉम्प्लेक्स, है ना। इसमें आप हेडिंग के साथ लिखो, पूरा अच्छे से लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो बेटा, पहली बात तो ये समझो कि बाई कॉम्प्लेक्स ये कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो बेटा बाई कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनका कटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है और इनका एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। बोलो भाई, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाई कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which which have have cationic which made up of cationic and anionic कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपको देखने को मिलेंगे जिसका कटायन भी डब्बे वाला आयन होगा और उसका एनायन जो होगा बेटा वो भी डब्बे वाला आयन होगा। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में दो दो डब्बे दिखेंगे आपको। तो दो दो डब्बे वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? उन्हीं को हम लोग बाई बाई कॉम्प्लेक्स बोल कॉम्प्लेक्स। देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, PtNH3 होल 4, है ना। और इसी के साइड में लिख लेना PtCl4, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है? देखो ये पूरा एक कंपाउंड है बेटा। ये मत सोचो कि ये दो अलग अलग, कोई बीच में कोई कॉमा तो लगा नहीं है ना। तो इसका मतलब जब बीच में कॉमा नहीं लगा है तो ये पूरा एक ओवरऑल एक कंप्लीट एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखो इसमें इसका कटायन अगर देखा जाए तो बेटा लेफ्ट साइड आयन होता है वो क्या होता है? कटायन होता है। और राइट साइड आयन जो होता है वो क्या होता है? एनायन। तो इसमें तो भैया दोनों ही क्या है ना, दोनों ही डब्बे वाले आयन है। इसका तो कटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा और एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक स्पेशल क्लास होती है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ कि इसमें जो कैटायन और एनायन में जो सेंट्रल एटम बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो दोनों डब्बों में एक एक सेंट्रल एटम भी होगा, ठीक है। जैसे कैटायनिक वाले में ये है सेंट्रल एटम प्लेटिनम और एनायनिक वाले में ये, तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछी जाएगी कि बताओ कि कैटायनिक वाले में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है या एनायनिक वाले में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है ना बेटा। तो ऐसे केस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल बेटा खूब सारे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ये भी ले लेता हूँ, चलो। क्रोमियम का Cr NH3 होल 6, ठीक है, और कोबाल्ट F6, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों डब्बों में सेंट्रल एटम सेम हो। जैसे पहले एग्जांपल में दोनों डब्बों में सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन जैसे दूसरे एग्जांपल देखो दोनों डब्बे में सेंट्रल एटम क्या है? अलग अलग। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है बाई कॉम्प्लेक्स में कि दोनों डब्बों में सेंट्रल एटम सेम हो। वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो ऐसे अगर हम लोग अभी तक जो नॉर्मली रूल पढ़ते आ रहे थे वही रूल हम लोग लगाएं कि जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो पहले आपको लेफ्ट वाला डब्बा मिलेगा। अच्छा, इसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में मान लेता हूँ, चलो कुछ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है।
फिर अमोनिया, अमोनिया लीगेंड है इसमें, और अमोनिया कैसे लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड है ना। अमोनिया पे कोई चार्ज होता है क्या, नो नहीं होता है, नो तो अमोनिया में 0 ले ली। अच्छा, फिर इस डब्बे से बाहर आ जाओ, अगले डब्बे में इंटर कर जाओ, उसमें ये दूसरा प्लेटिनम बैठा है। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा नॉर्मली आप देखोगे कि दोनों डब्बों में जो एटम होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वाई मान लूंगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि इसकी भी सेम ही हो, अलग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और प्ले क्लोराइड, क्लोराइड पे एक क्लोराइड आयन पे -1 का चार्ज होता है, 4 क्लोराइड आयन का -4 हो जाएगा, और बराबर, क्योंकि पूरा नेट कंपाउंड तो बेटा न्यूट्रल है ना, तो सभी का ऑक्सीडेशन का नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी x + y = 4। लेकिन अभी समस्या ये है कि भैया इक्वेशन हमारे पास एक ही है, लेकिन अननोन कितने हैं, 2 हैं। 2 तो अब ये इक्वेशन सॉल्व फर्दर कैसे सॉल्व करें, है ना। यहाँ पे यही पॉइंट एक आएगा कि अब सर एक्स और वाई, हमें तो ना एक्स पता है ना वाई पता है, और निकालने में दोनों ही है। ऐसे ही इसमें भी एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्रोमियम की एक्स, अमोनिया तो खैर न्यूट्रल हो गया, उधर कोबाल्ट की कुछ वाई है, यहाँ तो मेटल ही अलग अलग है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन ऐसी मिल रही है, x + y = 6। ठीक है, अब मुझे x भी चाहिए और y भी चाहिए, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही होंगी। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे केस में कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक आपको मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल को बोलते हैं संकट मोचन टेबल। इस टेबल को मैंने नाम दिया है क्योंकि ये कोई टेबल ऐसी नहीं है कि आपको हर बुक में मिल जाए। ये मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, आपको ये कोई स्टैंडर्ड टेबल नहीं है कि आपको हर बुक में बनी मिले। ठीक है, ये बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आप 100-200 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ डालोगे तब आपको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बेसिस पे मैंने ये टेबल बनाई है, जिसको मैंने नाम दिया है संकट मोचन टेबल। ठीक है, संकट मोचन टेबल इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब भी आप फंसोगे तो ये आपका संकट हरण कर लेगी, मतलब आपका संकट दूर हो जाएगा अगर आप इस टेबल को यूज कर लोगे। देखो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, एक तरफ मैं मेटल लिख रहा हूँ, एक तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूँ। देखो बेटा, ठीक है, एक तरफ सेंट्रल एटम, एक तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, दोनों अगर प्रेजेंट है, एक तरफ सेंट्रल एटम है और एक तरफ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। सर कोई 11 वेस्टेड है। हाँ, उसी का मैं इंतजाम कर रहा हूँ। देखो निकल गया ना, अपनी तरफ से निकल जाए तो ज्यादा सही है, बेइज्जती कर, पिछली मैं क्लास में भी निकालूंगा आ तो रहा था। इंसल्ट हो जाएगी उसकी। अच्छा अच्छा, पिछली क्लास में AWD तो सर की ऐसे क्लास में लोग आया आते था, रहेंगे, देखते हैं। ऐसी आत्माएं भटकती ही रहती हैं देखो, उनको, सर 1 मिनट है ना, ऊपर कर संकट, दीजिए। है ना। हाँ ऊपर देखना है, अच्छा ऊपर देख लो। ठीक हो है गया सर। है ना। अभी हम लोग ने ये इक्वेशन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग बाई हेल्प ऑफ संकट मोचन टेबल। ठीक है, देखो थोड़ा इसके बारे में समझो सभी लोग। देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें मेटल की एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल की एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर पे उसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, वही मैं लिखने जा रहा हूँ इस टेबल में। जैसे देखो, जब भी बेटा सिल्वर का कोई कॉम्प्लेक्स हो, सिल्वर +1 में बैठा हो, है ना, समझिए मेरी बात, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स हो, सिल्वर +1 में बैठा हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है 2। मतलब सिल्वर जब भी +1 में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होगा, मतलब वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही बनाएगा कॉम्प्लेक्स।
और ये वाइसा वर्सा भी वैलिड है। मतलब आप उसको रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हो कि अगर सिल्वर का कोई कॉम्प्लेक्स है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो डंके की चोट पे कि भैया कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तभी वो कॉम्प्लेक्स बन पाएगा या एग्जिस्ट करेगा। प्लेटिनम के लिए बोलते हैं कि प्लेटिनम जब जब 2 में होगा, जब जब प्लेटिनम +2 में होगा, तब तक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, या 4 के केस में उल्टा बोल देना कि प्लेटिनम +2 में होगा। ठीक है, और ये जितने भी रियल कॉम्प्लेक्स है नेचर में, जो रियल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं, सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा प्लेटिनम जब 4 में होता है तो भी इसमें भी गेम फिक्स होता है। मतलब 4 में कोऑर्डिनेशन बस 6 होता है, और 6 में अगर उल्टा, इसको ज्यादातर हम लोग उल्टा भी यूज करेंगे कि देखेंगे भाई प्लेटिनम बैठा हुआ है और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो हम लोग उसको अपनी तरफ से लेना होगा। मैग्नीशियम जब भी 2 में बैठा होता है, जैसे एस ब्लॉक में। सर हाँ बोलो बेटा। सर प्लैटिनम से फिर से बता दीजिए, सर बहुत इशू हो रहा है नेटवर्क में। अच्छा ओके बेटा, ओके बताते हैं। देखो प्लेटिनम जब बेटा 2 में होगा सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर में, देन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। मतलब प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन नंबर में जब प्रेजेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स आयन में, तो वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ही बनाता है कॉम्प्लेक्स, है ना, या उसको उल्टा भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्लेटिनम जब 4 में होता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का बनाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यस तो सर। है ना, बात समझ में आ रही सभी को। अच्छा मैग्नीशियम के लिए यस 2 में 6 का बनाता है। मैग्नीशियम जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक नेचुरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो उसमें मैग्नीशियम 2+ में बैठा होता है, और उसका स्ट्रक्चर वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप नेट में सर्च करके देख सकते हो। मैग्नीशियम 2 का जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और ये सभी के लिए वैलिड है। इसके ये जितने मैं लिख रहा हूँ उन सभी के लिए ये वैलिड है। हाँ, कोई हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए कि आपको कोई उल्टा सीधा बना के दे दिया जाए, तो फिर उस सिचुएशन में ये टेबल एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन में उसे बताना होगा कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, जैसा पीडी, ये वाला पीडी, पीटी, इसको पीडी करो, प्लेडिनम। प्लेडिनम 4 में 6 वाला बनाता है। अच्छा, लेकिन प्लेडिनम जब 2 में होता है, +2 में, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, इसमें वेरिएबल हो सकता है। उसमें 4 भी हो सकता है, आइदर 4 और 6, है ना, लेकिन इन दोनों के अलावा वो नहीं बनाएगा, इन दोनों में ही कोई बनाएगा। ठीक है, अब जैसे जिंक है। अच्छा जिंक के लिए तो ध्यान रखना, जिंक जब जब 2 में हो, अच्छा जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स होती है। ये भले ही डी ब्लॉक यस सर। एलिमेंट है, लेकिन जिंक की नो ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशन। फिक्स होती है। हाँ, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जिंक हमेशा 2 में ही बनाता है कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। या 4 की जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आप, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 उल्टा रिवर्स ऑर्डर में भी ले लेना। ठीक है, कोबाल्ट जब 2+ में होता है, मतलब कोबाल्ट जब 2+ में बनाता है कोई कॉम्प्लेक्स, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कोबाल्ट 2 में 4 और 6 दोनों वाले बनाते हैं। लेकिन जब कोबाल्ट 3+ में होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये मतलब समझ लो कि 99% केस में एप्लीकेबल है। हाँ, एक दो रेयर केस में भले ही इसके एक्सेप्शनल केस मिल जाए आपको, लेकिन नॉर्मली 6 में वो 3 में ही बैठा होता है। ठीक है, और इसमें कुछ और है, जैसे क्रोमियम के लिए भी बोल सकते हो कि क्रोमियम 3 में 6 का बनाता है, लेकिन इसमें भी लिख लो मैक्सिमम केस में बनाता है 99%। लेकिन अ, अगर आपको कोई रियल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा तो फिर उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको लेकिन रियल कॉम्प्लेक्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, कोई मनगढ़ंत कॉम्प्लेक्स नहीं दिए जाएंगे, जो बनते हैं वही दिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे ऐसे गोल्ड है बेटा, गोल्ड +1 में है तो बेटा वो 2 में भी शो कर सकता है, 4 में। जबकि देखो सिल्वर +1 में फिक्स है गेम, है ना, 1 में 2 बनाता है, 2 में 1। लेकिन गोल्ड के लिए नहीं ये वैलिड है। गोल्ड में मैं कुछ वेरिएबल वाले भी लिखे दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा आपको ये भी पता चल जाए कि ये सबके लिए फिक्स नहीं होता है।
ठीक है, सभी के लिए फिक्स नहीं होता। अब से कॉपर है, तो कॉपर अगर +1 में है तो 2 और 4 दोनों बनाएगा, और कॉपर अगर 2+ में है तो 2 में भी बनाएगा, 4 में भी, 5 में भी बना सकता है, 6 में भी बना सकता है। तो इस टेबल का यूज इन जैसे आयन के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इनमें क्योंकि फिक्स नहीं है। ठीक है, इस टेबल का मेन जो यूज है, जिनमें एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, उन्हीं के लिए हम लोग किया करेंगे। अब जैसे आयरन है, आयरन 2 में 4 और 6 दोनों ही बनाएगा। ठीक है, आयरन 3 में भी 4 भी बना सकता है, 5 भी, 6 में, तो इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, और जिनका फिक्स है वो मैंने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, जिनका फिक्स है वो मैंने सारे लिख दिए। बाकी देखो, मैक्सिमम का फिक्स नहीं होता है, अब उनके और लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपकी टेबल इतनी भयानक हो जाएगी कि फिर आपको बनाने का कोई मतलब नहीं है। और हमें मतलब भी वही है जिनको मैं कलर कर रहा हूँ, है ना, जिनका एक ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, हमें याद तो बस उन्हीं का रखना है और यूज भी उन्हीं का करना है। ये संकट मोचन टेबल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल भी है पूरी तरह से, और जिनका वेरिएबल है उनकी जरूरत ही नहीं है, उनको हम लोग को ध्यान ही नहीं देना है, उनके लिए टेबल मत लगा देना है ना। जैसे नीचे मैंने कुछ वेरिएबल वाले केस लिए, तो इनके लिए हम लोग नहीं यूज करेंगे, बस जिनके लिए फिक्स है उन्हीं के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले जल्दी से बना लो आप लोग, और फिर क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, समझ में आई आपको बात कुछ? यस सर। तो कई बार हम लोग को जैसे बाई कॉम्प्लेक्स जब दिए जाते हैं, तो इस टेबल का भरपूर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस टेबल का यूज बाई कॉम्प्लेक्स के केसेस में, या अभी कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा वहां भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में तो जरूरत नहीं पड़ेगी इस टेबल को यूज करने की। इसका मेन यूज आपको बाई कॉम्प्लेक्स या ब्रिज टाइप के कॉम्प्लेक्स में ही जरूरत पड़ेगी। चलो अच्छा, लिख नोट कर लिया सभी ने? जी सर। यस है ना। Yes, अब देखो sir. इसको मैं वापस आता हूँ इस एग्जांपल में। देखो जैसे पहला एग्जांपल है, समझो मेरी बात, पहला एग्जांपल है, इसमें प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा बताओ, इसका जो पहला डब्बा है, पहला कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कटाइनिक वाला, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है प्लेटिनम का? 4 4 है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 6 प्लस 2 2 होगी, है ना। ये देखो, Plus ये 2. वाइसा वर्सा भी वैलिड है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम जब भी 4 का होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम पे 2 होती है। तो इससे समझ में आ रहा, अच्छा ये प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अच्छा ये बात उसके दूसरे वाले डब्बे के लिए भी बाई चांस वैलिड है ना, वो भी बेटा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी तो है, तो इसकी भी 2 हो जाएगी। अगर मैं एक्स भी 2 ले लूं, वाई भी 2 ले लूं, तो दोनों का सम भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फाइनली हमें पता चल गया कि भैया इसका सॉल्यूशन यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू +2 और y इज इक्वल टू +2। मतलब बेटा इस प्लेटिनम में भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी, और जो दूसरा वाला डब्बा है उसमें भी प्लेटिनम 2+ में ही बैठा हुआ है ना। अच्छा, अब जैसे इसके लिए बताओ, ये आप ही बताओ मुझे, ये वाला एग्जांपल, +3 है ना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। से दोनों तो +2 क्रोमियम दोनों में 6 में, दोनों 3 है। हाँ, तो क्रोमियम देखो ये वाला एग्जांपल यहाँ बैठ गया। क्रोमियम 3+ में 6 में मैक्सिमम 99% केस में वो 3 में ही रहेगा, एक्सेप्ट सम रेयर एक्सेप्शनल केसेस। तो ऐसे कोबाल्ट भी 6 में 3, तो अगर दोनों ही 3 में है, ये भी 3 में है, अच्छा यहाँ भी कोबाल्ट की 6 है, ये भी 3, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या 3+3 करने पे 6 आ रहा है? अरे भाई आ रहा है। तो इसका मतलब फिर 100% श्योर हो गए हम लोग कि भैया क्रोमियम पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +3, और दूसरे वाले डब्बे में कोबाल्ट पे भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है, +3। मतलब इस केस में दोनों पे ही क्या हो गई, +3।
ठीक है, बोलो भाई। यस आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस है ना? सर आज चलो एक मैं देता हूँ, ये करके दिखाओ भाई। क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है Cr NH3 होल 5 NCS, और बाई कॉम्प्लेक्स है, दूसरे डब्बे में जिंक बैठा हुआ है। ये इसमें आपको क्रोमियम और जिंक दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। पहले वाले डब्बे में क्रोमियम की, दूसरे वाले डब्बे में जिंक की। करो, सॉल्व करो सभी लोग। सर जिंक की 2 प्लस क्रोमियम की 3 प्लस। जिंक की 2 प्लस क्रोमियम की 3 प्लस। ठीक है, सभी का देखो आना चाहिए। आ रहा है बेटा सभी का? यस यस सर। है ना? इसमें अगर आप डायरेक्ट वही संकट मोचन टेबल ही लगा दो, जैसे जिंक 4 में बैठा हुआ है, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? J2। और यहाँ पे 5 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है पहले डब्बे का, और क्रोमियम में 6 में 3 होता है। लेकिन आपको मन में ये भी आना चाहिए कि सर क्रोमियम में आपने 99% बोला था, ऐसा तो नहीं कि 1% वाला केस है ये। तो उसके लिए आप चाहो तो इक्वेशन बना लो, देखो क्रोमियम की x मान लो 5 × 0 एनसीएस पे -1 का चार्ज होता है ओवरऑल, और जिंक की y मान लेते हैं, क्लोरीन की -1 हो गया भैया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया x + y = कितना आ रहा है? 5 5 आ रहा है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, ये तो श्योर है, जिंक वाला केस तो 100% एप्लीकेबल है। जिनके लिए मैंने नहीं लिखा है, जैसे देखो ये सब 100% वैलिड है, मतलब इनमें तो आंख बंद करके आपको बात करनी है। तो भैया इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो जिंक 4 में है, तो वाई मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी, मतलब वाई की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर वाई यहाँ 2 रख दें तो एक्स कितना आना चाहिए? 3। तो यहाँ पे उस लॉजिक से भी 3 आ रहा है। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना? x = +3 और y = +2, है ना? बोलो भाई, ये हमारा फाइनल यस आंसर हो गया। तो अगर कहीं पे मान लो किसी एक डब्बे में कुछ मामला मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों डब्बों में संकट मोचन टेबल लगी रही हो, है ना? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जो मैंने रूल बताया है वो आप अप्लाई करके देख लेना। जैसे चलो एक बार एक इसको भी बता ही दो, खत्म करो इसको। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे भी बतानी है ऑक्सीडेशन नंबर, और कॉपर पे भी बतानी है। सर कोबाल्ट 3 तो कोबाल्ट +3 और कॉपर +2। यस कोबाल्ट बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही, है ना? कोबाल्ट का +3 आएगा और कॉपर का 2 आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। फिर इसमें संकट मोचन टेबल देखो, इसमें लगा पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो कॉपर 5 में अगर देखें तो कॉपर 5 में वैसे 2 में ही होता है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिस्की केस होते हैं। ठीक है, इसमें सियोरिटी कम होती है। तो आप इस वाले डब्बे को देखो, इसमें कोबाल्ट 6 में बैठा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, तो यहाँ पे 3 हो गया कोबाल्ट का। ये मैक्सिमम एप्लीकेबल होता है 99% केस में। तो अगर बेटा ये 3 है तो ये 2 होना चाहिए, क्योंकि सम 5 आ रहा है। और अच्छा, रूल से भी देखो तो कॉपर 5 में 2 पे आता है ना? तो इससे श्योर हो गया कि कोबाल्ट 3 में होगा, कॉपर 2 में होगा। ठीक है, बोलो भाई। तो यस बाई कॉम्प्लेक्स चाहे कैसा दिया जाए, अब आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, यही आज का सबसे मेन टॉपिक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 11th में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी जो नेम है वो हम लोग आईयूपीएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रूल नेम है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल सजेस्ट किए गए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, तो वो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल होते हैं। ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा रूल होते हैं, मतलब उसको पढ़ाने में भी बहुत टाइम लगता है, 6-7 लेक्चर लग जाते हैं पूरी आईयूपीएसी अच्छे से कंप्लीट करने में। लेकिन ये आपका एक लेक्चर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड रूल है। ठीक है, अच्छा देखो, एक तरफ से पढ़िए समझिए, और कहीं डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। देखो रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल पे आ रहे हैं कि पहला रूल क्या बोलता है आयु कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी नेमिंग। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग में पहला रूल बोलता है द नेम ऑफ कटायन शुड बी रिटन बिफोर नेम ऑफ एनायन। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लिखते रहो साथ साथ, समझते भी रहो। ठीक है, नोट्स आप लोग कोशिश करो कि साथ साथ ही बनाओ, जिससे आपका टाइम बचेगा। द नेम ऑफ कटायन शुड बी written before name of anion। देखिए कैसा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ठीक है, हम लोग अलग अलग वैरायटी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आईयूपीएसी नेमिंग में पहला रूल क्या कह रहा है इसको समझिए। आपको पहला रूल बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कटायनिक पार्ट है, मतलब जो कटायन है, उसका नाम हमेशा पहले लिखना है और एनायन का नाम बाद में लिखना है। ठीक है, चाहे उस कॉम्प्लेक्स का पहल जो कटायन है हो सकता है वो काउंटर आयन हो, तो फिर हम लोग काउंटर आयन का नाम पहले लिख देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि डब्बा पहले होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आयन आपको कटायन के फॉर्म में मिलेगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन का पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। ठीक है, अच्छा आगे ये भी लिख लो, इररिस्पेक्टिव irrespective the nature irrespective the nature and charge present on complex ion। ठीक है, इसका बेटा नेचर, जो कॉम्प्लेक्स का नेचर है या डब्बे पे जो चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है। डब्बे पे चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे न्यूट्रल हो। उस कॉम्प्लेक्स में जो कटायन है उसका नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे सपोज वही गरीब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, K4FeCl6। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, इस कॉम्प्लेक्स का मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें कटायन कौन है, अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कटायन कौन है, एनायन है। आप जैसे ही आयनाइज करोगे तो उसके कटायन मिलेंगे पोटेशियम आयन और एनायन मिलेंगे साइनाइड आयन। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कटायन आपका क्या हो गया, पोटेशियम, और एनायन कौन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग को किसका नाम पहले लिखना है, पोटेशियम एंड कटायन, पोटेशियम है ना। हाँ, पोटेशियम का, तो हम लोग कटायन का नाम पहले लिख देंगे, और इस कॉम्प्लेक्स में कटायन सिंपल पोटेशियम आयन है। ठीक है, तो इसकी जब हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, पोटेशियम। ठीक है, जो इसका कटायन है उसका नाम पहले लिख देंगे, है ना। एक बार रिपीट कर। हाँ बिल्कुल बेटा, रिपीट कर देता हूँ। देखो अभी मैंने बस जो पहला रूल बताया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स का जो कटायन हो, कटायन जो भी हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसका नाम आपको पहले लिखना है, और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स में जो एनायन, एनायन समझते हो ना बेटा, निगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन का नाम लिखना है, उसके बाद जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसका नाम लिखना है। तो पोटेशियम
और फिर इस डब्बे वाले आयन का नाम लिख देंगे। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे तो अभी वो नेक्स्ट रूल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं डैश 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि पहले मैंने कटायन का नाम लिख दिया और फिर इसके डब्बे वाले आयन का नाम जो भी होगा वो हम लोग अभी आगे लिखेंगे, ठीक है। बोलो भाई, Yes. है ना। और इसको मैं तो कहता हूँ इसको आप ऐसे समझो, देखो ये सब तो रूल है लेकिन आप उसको चीजों को सिंपल वे में समझो, है ना। कोई भी चीज दुनिया में आपको दिखेगी तो पहली बार आपको मतलब कि हो सकता है टफ फॉर्म में दिखे, लेकिन आपको उसको इस सिंपल बनाना है ना। तो देखो मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, देखो कोई भी कंपाउंड आप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना सीखो, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है। नेम लिखते समय आपको कैसे चलना है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि जो आपको लेफ्ट साइड आयन दिखे उसका नाम पहले लिखना है और बाद में राइट साइड जो आयन दिखे उसका नाम बाद में लिखना है। इसका मतलब वैसे ही है, ठीक है। आप लेफ्ट में पहले जो भी टकरा जाए आपसे उसका नाम पहले और फिर जो राइट में आ रहा है उसका नाम बाद में, है ना। तो हमेशा कटायन का नाम आप ऑटोमेटिक आप पहले ही लिख दोगे और एनायन का नाम बाद में, क्योंकि जो भी आपको फॉर्मूला दिया होगा उसमें लेफ्ट साइड हमेशा कटायन होगा, लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, कटायन ही लिख के दिया जाएगा। और राइट साइड हमेशा क्या लिख के दिया जाएगा, राइट साइड एनायन ही लिख कर दिया जाएगा, है ना। इस कन्वेंशन को हमेशा फॉलो किया ही जाता है चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। बोलो भाई, है ना। मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि मतलब आप इतना भी अगर ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चलो अच्छा, अब ये सब तो देखो ये सब तो बुक की बातें हैं ना, बुकों में क्या लिखा हुआ है वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उसको सिंपल वे में समझो, है ना, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए अच्छे से। चलो अच्छा, अब आते हैं सेकेंड रूल, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है, रूल नंबर टू कहता है फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम लोग देखो जो डब्बे वाला आयन है उसके नाम कैसे लिखेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो क्योंकि बेटा मेन तो यही होता है ना, डब्बे वाला आयन यही तो मेन है। तो इसका नाम कैसे लिखें, है ना। तो इसके लिए दूसरा रूल है, देखो रूल नंबर टू पहले लिख लो, फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं, The डब्बे वाला कॉम्प्लेक्स आयन तो को डब्बे हाँ डब्बे वाले आयन को बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बुक में ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन हम लोग यार देसी लोग हैं भैया, है ना, हम लोग कनपुरिया लोग हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डब्बे वाला आयन, ठीक है। तो जो डब्बे वाला आयन है मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है उसके नेमिंग के लिए क्या है रूल, तो फॉर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर द नेम ऑफ लिगेंड, द नेम ऑफ लिगेंड। देखो डब्बे के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रल एटम है एक लिगेंड, लेकिन मैंने बताया था लिगेंड आर लीजेंड, है ना। तो भैया पहले लिगेंड का नाम लिखना है, तो लिखो भाई द नेम ऑफ लिगेंड्स, द नेम ऑफ लिगेंड्स should be should be written before name of central metal atom, central metal atom, ठीक है, CMA शॉर्ट। तो बेटा डब्बे के अंदर पहले आपको लीगेंड्स का नाम लिखना है, ठीक है। डब्बे के अंदर पहले आपको चुन चुन के जितने भी लीगेंड है 2 4 6 10 एक एक को पकड़ पकड़ के सबका नाम लिख देना है भैया। और जब सारे लीगेंड का नाम लिख लेंगे सब, तब सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, तब सबसे लास्ट में सेंट्रल में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, डब्बे के अंदर पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, और फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का, ठीक है। बोलो भाई, Yes, sir. इसको Yes. आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। इजी एग्जांपल ले लिया। अब इसमें ऐसे मुझे इसका नाम लिखना है, तो इसमें लेफ्ट साइड ही कौन टकरा गया, लेफ्ट साइड इसमें डब्बे वाला आयन। अब देखो डब्बे वाले आयन जो होता है, मतलब जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका जरा स्ट्रक्चर आप मन में थोड़ा सा सोचो कि यार उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। याद करो भाई, डब्बे वाले आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठ जाता है, और उसको चारों तरफ से कौन सराउंड कर लेते हैं, लीजेंड्स। है ना, लीजेंड। चलो अच्छा भाई, मान ली तुम्हारी बात। तो इसको चारों तरफ से अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ लीगेंड सराउंड कर लेंगे, उसका लीगेंड अपना लोन पेयर क्या कर देते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर देते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि इस डब्बे के अंदर आपको घुस के, है ना, इसका नाम दिखना है, आपको सेंट्रल एटम तक पहुंचना है, तो आप देखो सेंट्रल एटम कितनी टाइट सिक्योरिटी में है ना। ये चारों तरफ से किससे, एक इसमें देखो जड़ सिक्योरिटी दिख रही है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके चारों तरफ एक सिक्योरिटी चल रही होती है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स, जेट सिक्योरिटी उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही भैया जो सेंट्रल एटम है वो सिक्योरिटी पे होता है ना, चारों तरफ से सराउंडेड है। अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो पहले इनको निपटाना पड़ेगा ना, पहले इनको निपटाओ तब पहुंचो सेंट्रल एटम तक, ठीक है ना। बोलो भाई। भाई तुम लोग सब लोग चेस खेलते होगे, शतरंज सभी लोग खेलते होगे। तो पहले हम लोग को प्यादे मारने होते हैं, घोड़ा मारना होता है, ऊंट मारना होता है, तभी तो राजा तक पहुंच पाते हैं। कि पहले ही स्टेप में चेक दे देते हो सीधे राजा को। तो पहले आपको जो ये आपके सैनिक है इनको निपटाना पड़ेगा ना। आप पहले लीगेंड का नाम पहले लिखो, एक एक करके सबको निपटाओ। जब सारे निपट जाएंगे तभी तो बारी किसकी आएगी, सेंट्रल एटम की। तो ये रूल यही कह रहा है, पहले लीगेंड का नाम लिखो, तब लास्ट बाद में सब किसका नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का। तो ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब चीजों को ऐसे समझने में, कि लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ऐसे डब्बे के अंदर। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई बेटा, बोलो भाई, आ गई नहीं आ गई। अब आपको कई बार ऐसा होगा कि जैसे लीगेंड जो होते हैं, लीगेंड की संख्या जो होती है वो 2 या 2 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। जो सोल्जर होते हैं वो कई सारे होते हैं, तो उनके लिए रिपीटिशन वर्ड, रिपीटिशन प्रीफिक्स भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, तो इसके लिए मुझे टेट्रा यूज करना होगा। ये आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो ऐसे तो, ठीक है। तो ये पॉइंट में चलो जल्दी से बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट लिख लो, लिख लो, इफ लीगेंड, है ना, इफ लीगेंड इज रिपीटेड, लीगेंड तो ज्यादातर आप देखोगे कि 2, 4, 6, है ना, 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट ही होते हैं। इफ लीगेंड इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स इन कॉम्प्लेक्स आयन, इन कॉम्प्लेक्स आयन, then use then use सर रिपीटिशन प्रीफिक्स। हाँ बोलो बेटा। सर अगर एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल, ये अभी पॉइंट आएगा, अगला रूल वही है, फोर्थ रूल, ठीक है। बिल्कुल सही कर। अगर लीगेंड, अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर लीगेंड 2 या 2 से, अगर एक सेम टाइप का लीगेंड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीटिशन प्रीफिक्स, ठीक है। रिपीटिशन प्रीफिक्स बिफोर, अच्छा प्रीफिक्स हमेशा पहले ही, नाम के पहले लिखा जाता है, तो तब भी लिख लो, बिफोर नेम ऑफ लीगेंड। लीगेंड के नाम से पहले हम लोग रिपीटिशन प्रीफिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे 2 बार आ रहा है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, है ना। 3 बार कोई सेम लीगेंड 3 बार आ गया, मान लो अमोनिया 3 बार आ गया डब्बे के अंदर, तो ट्राई, है ना। अमोनिया 4 बार आ गया तो टेट्रा, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन मान लो 5 बार आ गया तो पेंटा, ठीक है। अब जैसे कार्बोनिल 6 बार आ गया तो हेक्सा, हेक्सा कार्बोनिल।
तो जो भी लिगेंड है अगर 2 या 2 से ज्यादा बार अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग रिपीटिशन प्रीफिक्स यूज करते हैं। हेक्सा, सेवन के लिए हेप्टा। अब देखो इसमें 10 तक तो सभी को पता ही होगा और 10 से ज्यादा भी मैंने बताया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये पता है आप लोगों को? 6 मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ। 6 तो आप डेंसिटी बता रहे हो। डेंसिटी 6 हो सकती है, मतलब 6 से ज्यादा होती ही नहीं डेंसिटी, मैक्सिमम 6 होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम जो होता है वो 12 हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं, डी ब्लॉक ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं वो 2, 4, 6, 5, 6, इन्हीं 6 तक शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 तक, सॉरी 6 से सब शुरुआती होता है उनका, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, तो मैक्सिमम मुझे 12 बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो सकता है और डेंसिटी 6 हो सकती है। एक लिगेंड की डेंसिटी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, अगर वो रियल लिगेंड है, कोई हाइपोथेटिकल लिगेंड नहीं है तो। ठीक है, बोलो भाई। यस है ना? अब इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो भाई। इस मतलब देखो इसमें क्या है कि इसको, इसमें 2 सब पॉइंट है। एक तो ये हो गया, अगर एक लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो रिपीटेशन प्रीफिक्स यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नेम के अंदर, जिसके नेम के अंदर पहले से ही इस टाइप के जो रिपीटेशन प्रीफिक्स है, डाई, ट्राई, ये वर्ड उनके नाम में पहले से ही छुपे बैठे होते हैं, है ना? और वो लीगेंड अगर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होगा तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ एडवांस, है ना, कुछ मॉडिफाई रिपीटिशन न्यूमेरल प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखना है। लिखो भाई, इफ रिपीटिशन प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डैश 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 एक्सेट्रा, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, if numeral repetition prefix like di, tri, tetra are already present already present in name of ligand, मतलब ligand के नेम में ये पहले से प्रेजेंट है, फिर वहां क्या यूज करेंगे? देन यूज एडवांस रिपीटिशन न्यूमेरल प्रीफिक्स। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस रिपीटिशन प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये भैया क्या है एडवांस रिपीटिशन प्रीफिक्स? हाँ, ये बिस ट्रिस, ये शायद ऑर्गेनिक में भी मैंने कई जगह बताया है। यस सर है ना? हाँ, ये बिस यूज करेंगे अगर 2 बार यूज हो रहा है तो। लिखा है। हाँ, न्यूमेरल एडवांस रिपीटिशन न्यूमेरल प्रीफिक्स। तो बिस हो गया, ट्रिस हो गया, अपनी क्लास में क्रिस भी है, क्रिस को मत लिख देना। ठीक है, 4, है ना? क्रिस प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर क्रिस मत लिख देना बेटा, है? यस अच्छा, अगर अगर 4 प्रेजेंट है तो लिखना है टेट्रा किस। 4 टाइम आ रहा है तो फिर टेट्रा की जगह टेट्रा किस यूज करेंगे। 5 टाइम प्रेजेंट है तो पेंटा किस, है ना?
ठीक है, 6 टाइम प्रेजेंट है तो हेक्साकीस। स्पेलिंग सही लिखना, KISS में लिख देना, KIS वाला है ये। तो ये जो है ना, ये एडवांस न्यूमेरल प्रीफिक्स है। अच्छा, आपको कुछ मैं लीगेंड के नाम भी बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ यूज किए जाएंगे। ठीक है, कौन से ऐसे लीगेंड है जिनमें आपको थोड़ा होशियार रहना है। जैसे कहीं ईएन दिख जाए, डब्बे के अंदर क्या दिख जाए, ईएन। ठीक है, Yes. तो आप बताओ ईएन का पूरा नाम क्या होता है। इथाइलिन डायमीन। हाँ, एथाइलिन डाइअमीन। अब देखो गौर से देखो, इसके नाम में डाई पहले से छुपा हुआ है कि नहीं। और मान Yes, लो sir. कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में ईएन भी 2 बार रिपीट हो रहा हो, मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स, तो इसके 2 बार रिपीटिशन के लिए फिर डाई नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डाई तो पहले ही से बैठा हुआ है ना। तो फिर यहाँ पे Yes. डिस यूज करेंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ लीगेंड मैं लिखे दे रहा हूँ जिनके नाम में डाई टाई टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के लिए ये रूल लगेगा भी। तो जैसे कहीं ईएन आ गया तो ईएन के नाम में पहले ही से डाई आता है, इसलिए आपको, और ईएन भी 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा हो, तो वहां पे हम लोग को इस तरह के रिपीटिशन प्रीफिक्स यूज करने हैं। जैसे कहीं डीएमजी बैठा हो, तो डीएमजी का पूरा नाम होता है डाई मिथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो इसके नाम में देखो डाई तो शुरुआत में आ गया। ठीक है, और डीएमजी भी मान लो 2 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, 4 बार आ रहा हो, तो फिर भैया इनमें से यूज करेंगे जो ऊपर मैंने लिखे। ईडीटीए, ईडीटीए तो बहुत ही फेमस है, इसका नाम होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटो टेट्राएसिटेट। टेट्राएसिटेट। तो इसके नाम में देखो, तो इसके नाम में डाई भी आ गया और टेट्रा भी आ गया। ठीक है, तो इसके लिए तो यूज करना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, बोलो भाई। तो ये हो गया। अच्छा, एक नोट में इसको भी लिख ही लो, क्योंकि ना आगे ये आपको मिलेंगे एक दो कुछ एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे कि देखो जिनके नाम में डाई ट्राई आ रहा है वहां तो ये यूज करते ही करते हैं एडवांस रिपीटेशन टेक्निक्स। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक लिगेंड में अगर पाई बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक लिगेंड है उसमें डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी अगर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो तो भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं एडवांस प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये लिख लो, एवब एवब रूल कैन also be applicable for those organic ligand in which pi bond present 2 or more times। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ कि जैसे लिख लो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये बेस स्ट्रेस ये वाले जो रिपीटेशन प्रीफिक्स है ये बेंजीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन में भी पाई बॉन्ड 3 बार आ रहा है, आ रहा है ही नहीं आ रहा है। ठीक है, Yes. वो सर्कल बनाओगे तो नहीं दिखेगा, बाकी आप वैसे अल्टरनेट में बनाओ तो दिखेगा, है ना। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक लीगेंड है जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर 2 या 2 से ज्यादा बार आपको दिखेगा, तो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, भले ही उनके नाम में ये डाई ट्राई ना आ रहा हो। जैसे बेंजीन, बेंजीन के नाम में कोई डाई ट्राई आ रहा है, नहीं आ रहा No, sir. है ना, तो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि बेंजीन के लिए अगर बिस नहीं यूज करके कोई बच्चा डाई यूज करेगा तो वो गलत नहीं माना जाएगा, है ना। कैन आल्सो बी एप्लीकेबल, है ना, लेकिन मस्ट नहीं है। लेकिन इनके लिए मस्ट है, जिनके जिनके नाम में डाई ट्राई आ रहा है इनके लिए तो फिर ये यूज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नाम गलत माना जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, है ना। Yes, sir. यस।
कितने रूल हो गए? सब वैसे three। 3 अभी तीन। रूल हुए, ठीक है। ठीक है, 3 में 2 सब रूल थे। अब उसके बाद आ जाओ और रूल नंबर 4। ठीक है, देखो भाई रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर एक डब्बे के अंदर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, एक डब्बे के अंदर अ, 2 या 2 से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड अगर प्रेजेंट है ना, तो उनके नेम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इसके बारे में लिख लो। इफ 2 or more different type of ligand present in complex ion, then we have to arrange we have to arrange their name in alphabetical order। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी डब्बे के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड बैठे हों, है ना, तो उनके नेम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। क्योंकि बेटा लीगेंड में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप में एक प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ते हैं, है ना, ऐसा कोई ऑर्डर लीगेंड के लिए नहीं डिफाइन है। लीगेंड में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, और फिर ऐसे केस में हम लोग उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि डब्बे के अंदर मान लो क्लोराइडो भी बैठा हुआ है और ब्रोमाइडो भी बैठा हुआ है और एमीन भी बैठा हुआ है, मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। तो क्लोराइडो सी से स्टार्ट होगा, ब्रोमाइडो बी से, एमीन ए से। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? ब्रोमाइडो। अरे ए बी सी में सबसे पहले क्या है? अमीन। एमीन आएगा ना, ए से पहले तो बताते हैं। तो सबसे पहले एमीन को लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा मुझे डाई एमीन। फिर ब्रोमाइडो का बी, फिर बोलना पड़ेगा डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो। है ना, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं उनको हमें उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये रूल नंबर हो गया 4। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको रूल बता देता हूँ। और रूल जब समझ में आ जाएगा तो नाम आप तो खटाखट लिखते चले जाओगे, फिर समस्या नहीं आएगी 1% भी। ठीक है, ज्यादा रूल नहीं है, 6 या 7 रूल है। नॉर्मल कंपाउंड के लिए तो 6 ही रूल में हो जाता है, वो एक ब्रिज कंपाउंड के लिए एक रूल और पढ़ाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखो, हम लोगों ने लीगेंड का नाम भी लिखना सीख लिया। ठीक है, लीगेंड के नाम को अरेंज करने की बात भी कर ली कि डिफरेंट टाइप के लीगेंड है ना। अच्छा, अब इसके बाद जब लीगेंड की कहानी खत्म हो जाएगी तो लास्ट में किसका नाम लिखना होता है? सेंट्रल एटम का, है ना। तो अब हम लोग जो इस पॉइंट में पढ़ेंगे वो सेंट्रल एटम के लिए पढ़ेंगे। लिख लो, फॉर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम का जब नाम लिखने की बारी आएगी तो हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब फिर हमें क्या पता होना चाहिए, क्या याद रखना है। तो देखो, जब सेंट्रल एटम का नाम लिखने जा रहे हो तो बस यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि वो जो सेंट्रल एटम है वो जिस भी डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। आपको टाइप देखना होगा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे देखो, अगर वो जिस डब्बे में बैठा हुआ है अगर वो कर्टाइनिक कॉम्प्लेक्स है ना, कैसा कॉम्प्लेक्स है? कर्टाइनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब उसके डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज है ना, या फिर न्यूट्रल है, तो हम लोग क्या करेंगे उस सिचुएशन में? जो भी उस मेटल का नेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल बोलचाल में, केवल उसका वही नाम लिखेंगे जो नॉर्मल बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो Fe है,
तो Fe को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। अब जैसे प्लेटिनम Pt है, तो प्लेटिनम को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। ठीक है, जैसे कॉपर बैठा हुआ है, और अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे। मतलब एज इट इज जो भी मेटल का नॉर्मल नेम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग नाम से पुकारते हैं, वो सीधे लिख देंगे, कुछ भी उसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एनाइनिक के लिए, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अब समझिएगा, एनाइनिक मतलब समझ रहे हो, अगर डब्बे पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, डब्बे पे निगेटिव चार्ज है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो बेटा आपको मेटल के नेम के आगे ATE ऐड करना होगा एज ए सफिक्स। मतलब मेटल का नाम लिख देंगे प्लस ATE 8 ऐड कर देंगे, है ना? तो क्या ऐड करेंगे? ये इसको लैंग्वेज में लिख दो, फिर क्या करेंगे? ऐड ATE एज ए सफिक्स। सफिक्स हमेशा बाद में लिखते हैं, मतलब टू द पॉइंट बोला जाए तो मेटल का जो भी नाम है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके आगे ATE और ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलो भाई। जी सर। है, तो ये बेटा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस केस में कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक लिस्ट बना लो, एक तरफ एक कॉलम में लिख लो मेटल, ठीक है, दूसरे में अगर वो मेटल कैटाइनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, और दूसरे केस में अगर एनाइनिक न्यूट्रल आयन का पार्ट है ना, तो उस केस में क्या लिखेंगे? मतलब दोनों केस में लिख रहे हैं हम लोग। सर एक बार हल्का स्टॉप करिए। बिल्कुल, देख लो बेटा, है ना? तो ये रूल भी बहुत काम का है, क्योंकि लास्ट में मेटल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, और कैटाइनिक न्यूट्रल है तो जो भी मेटल का नाम है नॉर्मल लैंग्वेज में वो लिख देंगे। अगर एनाइनिक है तो भैया मेटल के नेम के आगे ATE लगाना मत भूलिएगा। हो गया। ठीक है, देख लिया बेटा? देखो, अब इसमें जो बहुत पॉपुलर मेटल हैं, जो ज्यादातर आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उनके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे प्लेटिनम में, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स बहुत बनते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। और प्लेटिनम अगर ऐसे डब्बे में बैठाया है, मतलब कैटाइनिक या न्यूट्रल डब्बे में बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? प्लेटिनम बोल देंगे। लेकिन अगर वो एनाइनिक डब्बे का पार्ट है तो क्या बोलेंगे? प्लेटिनेट, है ना? लास्ट में ATE ऐड कर देंगे, तो प्लेटिनम प्लस 8, बाद में UM हटा के ATE जोड़ देंगे, प्लेटिनेट। ठीक है। अच्छा, मान लो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स अगर देख लेना, कॉपर जिस डब्बे में बैठा है वो कैटाइनिक है या न्यूट्रल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपर ही बोलेंगे। लेकिन अगर एनाइनिक डब्बे का पार्ट है कॉपर, हाँ, तो क्या बोलेंगे? क्यूपरेट बोलेंगे। अच्छा भैया, अच्छा मान लो जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स है, जिंक अगर कैटाइनिक में बैठा है या तो जिंक ही बोल देंगे, लेकिन एनाइनिक में क्या बोलेंगे? जिंकेट। है ना, जिंकेट। ठीक है, गुड। ऐसे ही आप लोग बताते चले जाओ। ये देखो, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम कैटाइनिक और न्यूट्रल में तो क्रोमेट, हाँ, इसमें एनाइनिक में फिर क्रोमेट लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, न्यूट्रल या कैटाइनिक में। एनाइनिक में आप बता दो क्या लिखें? सर कोबाल्ट। कोबाल्ट है। ठीक है, तो ऐसे, आयरन। हाँ, आयरन अभी आ ही रहे हैं, आयरन पे भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल हैं कि उसमें एनाइनिक में जब लिखेंगे ना, तो मतलब उनका हम लोग लैटिन वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखो, सिल्वर की बात करते हैं बेटा, ये इनको मैं
दूसरे कलर से लिख देता हूँ ये सर सिल्वर, प्लेटिनम को दिखा दीजिए एक्स पर। है ना। एजी, एजी मतलब सिल्वर। अब सिल्वर को अगर कैटायनी कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ है तो सिल्वर को सिल्वर ही बोलेंगे, लेकिन एनायनिक में क्या बोलेंगे? सिल्वरेट। अर्जेंटेट अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। हाँ, अर्जेंटेट। तो यहाँ पे इसका लैटिन वर्ड यूज करेंगे, लैटिन नेम यूज करेंगे, तो लैटिन नेम में अर्जेंटेट बोलेंगे बेटा इसको, सिल्वर को अर्जेंटेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड में भी लैटिन यूज होता है, एनाइनिक, एनाइनिक वाले में लैटिन सर यूज गोल्ड और गोल्ड, ऑरेट। हाँ गोल्ड को कैटायनिक न्यूट्रल में तो गोल्ड ही बोलेंगे, लेकिन एनाइनिक में ऑरेट। ऑरेट। सर हाँ बोलो बेटा। सर अर्जेंटेट है कि अर्जेनेट है? अर्जेंटेट, टी लगाओ इसमें जरा, एन के बाद टी। हाँ एन के बाद टी लगे। अगर गोल्ड का ऑरम होता है तो ऑरमेट नहीं होना चाहिए? नहीं, ऑरेट ही रिफर करते हैं, ऑरम बोलते हैं, सही कह रहे हो आप, लेकिन एटीई लगाने के बाद जो उसका नाम आएगा वो वाला नाम हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, है ना। तो वो ऑरेट बन जाता है यहाँ पे गोल्ड के केस में। अब जैसे टिन की बात करते हैं भैया, अगर टिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बैठा है तो क्या बोलेंगे? तो टिन को टिन ही बोल देंगे, है ना। टिन और स्टैंडर्ड। हाँ, इसमें टिनेट न बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें स्टेनेट, यस। ठीक है। ये बस 5 ही मेटल है जिसमें आपको लैटिन नेम याद रखना पड़ेगा, बाकी में तो नॉर्मल के आगे 8 लगा देंगे। तो ये मैं लास्ट में जो 5 लिख रहा हूँ इनमें ध्यान रखना है। जैसे लेड, लेड को वैसे क्या बोलेंगे? लेड नॉर्मल और लेड। प्लम्बेट। हाँ, एनाइनिक में प्लम्बेट बोलना पड़ेगा अपन लोगों को। और जैसे आयरन में भी यही चलता है, आयरन को वैसे तो आयरन ही बोलेंगे कैटायनिक में या फेरेट। न्यूट्रल, फेरेट। रेट। एनाइनिक में फिर। तो बस ये इतना ही ध्यान रखना है, और इनके अलावा तो फिर नॉर्मल जो नेम है उसी में 8 चिपकाना होता है, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जिसमें लफड़ा है वो मैंने लास्ट में लिख दिया, जिनमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं थोड़े, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। जी सर। अच्छा, लास्ट ये कौन सा पॉइंट था? रूल 5 था, ठीक है। इसके बाद रूल 6 में लिख लो कि जब मेटल का नाम लिख देंगे तो भैया मेटल को थोड़ी सी इज्जत देने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसी के राइट में एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो भी रोमन न्यूमेरल में, ठीक है। तो ये भी भैया रूल ही है, तो इसको भी लिख लो, है ना। तो ये जल्दी लिख लो, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए निकालना आपको पहले पढ़ा दिया जाता है। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन फ्रंट ऑफ नेम, in front of their name, in front of their name in Roman numerals। नो रोमन न्यूमेरल जानते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड है 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो, सेकंड 3 है तो थर्ड, 4 है तो 4, 5th 6 7 8 9 10, ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा होती नहीं है, तो 9 10 क्यों लिखो फालतू में, बस मैक्सिमम 8 ही तक होगी। अच्छा, कभी 0 आ जाए तो क्या लिखें? 0 को रोमन में क्या लिखते हैं? 0 को रोमन न्यूमेरल में क्या लिखते हैं? सर जीरो नहीं लिख सकते नो रोमन में। सर निल लिखते हैं शायद। 0 इंडिया ने दिया है, 0 Yes, दिया sir. है भारत ने, है ना, भारत ने दिया है 0। वो 0 को 0 ही लिखते हैं रोमन में भी और नॉर्मल भी। 0 में रोमन में कुछ नहीं होता, 0 ही लिखना पड़ता है। चलो अच्छा, तो जो भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है उसको, हाँ, इन स्मॉल ब्रैकेट, ये भी लो, एक छोटा सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, इज्जत देंगे उसको,
भैया वो सेंट्रल एटम है भाई, उस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम है ना, उस कॉम्प्लेक्स का, उसके बिना तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पाएगा, राजा है वो। ठीक है, तो ये रूल 6 है। एक रूल और है 7, वो रूल ब्रिज कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। तो अभी पहले हम लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जब ब्रिज कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो वो रूल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बस एक रूल और है, बाकी तो सारे रूल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो ये सारे रूल अप्लाई करूंगा मैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन श्योर आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यूपीएससी से एक क्वेश्चन आता जरूर है। मेंस में तो डायरेक्ट आ जाता है, एडवांस में क्या करते हैं, वो दो दो कॉन्सेप्ट, तीन तीन कॉन्सेप्ट मिला के बना देते हैं। उस क्वेश्चन में आईयूपीएससी नेम भी पूछ देंगे, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ देंगे, ठीक है, उसका मैग्नेटिक नेचर भी पूछ देंगे, पैरा है कि डाया है, आइसोमेरिज्म। मतलब उसमें क्या होता है, एडवांस के पेपर में एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट, मतलब 2 कॉन्सेप्ट तो मिनिमम पूछ ही लेगा, 2 से ज्यादा 3-3 भी पूछ लेता है। और मेंस में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट पे एक ही चीज पूछी जाती है एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई, यस सर। रेडी फॉर प्रैक्टिस, यस क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी। यस सर। चलो भाई, अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिखूंगा और उनके आईयूपीएससी नेम हम लोग समझेंगे कैसे लिखना है। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लो, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो बेटा, तो हम लोग को कुछ कंपाउंड में दे रहा हूँ आपको, इन सबके नेम, कुछ के मैं पहले समझाऊंगा, फिर कुछ के आपको ही लिखने होंगे, लेकिन पहले हम लोग कम से कम 5 एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊंगा, तो 5 एग्जाम्पल फिर मैं आपको दूंगा करने। ठीक है, देखो पहला सबसे वही गरीब एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, है ना, इसी से शुरुआत करते हैं भैया। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मुझे आईयूपीएससी नेम लिखना है। ठीक है, तो पहला रूल है कि मुझे लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, लेफ्ट साइड इसको मुझे मिल गया कटायन, पोटेशियम, है ना, और यस राइट साइड क्या है, डब्बे वाला है। तो मुझे कटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का बाद में लिखना है। ठीक है, तो कटायन इसमें कौन है, पोटेशियम आयन है, तो केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख देंगे, है ना। आयन मत लिखना बेटा, ओनली क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, अब एक बात इसमें आपको कंफ्यूज कर सकती है कि आपको लगेगा कि सर यहाँ तो 4 पोटेशियम है, तो आपको टेट्रा लिखना चाहिए ना, 4 टेट्रा के, 4 के लिए क्या लिखना चाहिए, टेट्रा। तो भैया ये मत करना। ठीक है, क्यों, अरे भैया ये काउंटर आयन है। ठीक है, ये क्या यस है, काउंटर आयन, और काउंटर आयन चाहे 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, 50 बार आ जाए, उसके सर, ये रिपीटिशन के लिए आपको रिपीटिशन प्रीफिक्स नहीं यूज करना है। सर ये क्यों नहीं आयनिक यूज करना है, बॉन्ड का कंपाउंड। हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड है, और जब ये टूटेगा तो चारों पोटेशियम अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे, इसलिए बोलते हैं कि इनके रिपीटिशन के लिए न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लिखा जाता है, टेट्रा मत यूज करिए। या सिंपल आप समझिए कि कनपुरिया लैंग्वेज में कि इनकी कोई औकात नहीं है। क्यों, ये काउंटर आयन है भैया, काउंटर आयन, या पोटेशियम लगा दे हम, सोडियम लगा दे, क्या फर्क पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स की पहचान तो बेटा उसके डब्बे वाले आयन से होती है ना, जो मेन आइडेंटिटी होती है वो तो डब्बे वाला आयन है। बाहर में अमोनियम लगा दूं, कोई भी आयन लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनको इज्जत देने की जरूरत नहीं है।
इनके नाम के आगे आपको जी नहीं लगाना है या सर नहीं यूज करना है, समझ में आ रहा है? तो इनको काउंटर एन के रिपीटिशन वर्ड मत यूज करो, सीधे इनका नाम लो कोटेशन। अब आप आओ डब्बे के अंदर, ठीक है, डब्बे के अंदर मतलब इसके एनायनिक पार्ट का नाम लिखने जा रहा है। तो डब्बे के अंदर पहले किसका नाम लिखे, लिगेंड का कि सेंट्रल एटम का? लिगेंड ठीक है। है ना, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है, साइनाइडो। अब ये पहचान गए होगे भाई, लिगेंड इसमें साइनाइडो है ना, एनायनिक है तो साइनाइडो लिखना पड़ेगा, साइनाइड मत लिखना, ओ लगा देना, ठीक है, साइनाइडो। अच्छा अब ये कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार। इसमें हेक्सासाइनाइड हो हाँ तो भैया लिगेंड को इज्जत देनी है, हेक्सासाइनाइडो 6 बार आ रहे हैं तो रिपीटेशन प्रीफिक्स यूज करेंगे, हेक्सासाइनाइडो। अच्छा अब मेटल का नाम, अब मेटल में बताओ क्या आयरन लिखें कि फेरेट लिखें? फेरेट सर। फेरेट। सेट फेरेट आगे लिखना लगेगा पड़ेगा, सर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका। है ना। तो ये डब्बा जो है ये एनाइनिक है, या सीधे देखो अगर डब्बा बाद में हो तो हमेशा 8 ऐड कर देना, क्योंकि डब्बा बाद में होगा तो 100% वो कैसा होगा, एनाइनिक होगा, ठीक है। तो इसमें 8 ऐड कर देना मेटल के नाम के आगे, तो फेरेट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, फेरेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी तो है बीच में। ऑक्सीडेशन नंबर न्यूमरल बीच में नहीं, आगे सर लिखते राइट हैं नाम, मेटल के नाम के आगे, इन फ्रंट ऑफ नेम ऑफ मेटल, है ना, राइट ओके साइड सर। लिखेंगे। ओके। तो इसके लिए एक ब्रैकेट बनाओ और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 2। और रोमन में लिख देना 2, बस यही इसका IUPAC नेम हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम ये हो गया, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो बताओ, इतने में कोई भी पॉइंट ना क्लियर हुआ हो या कोई मैंने क्वेश्चन आ रहा हो, बोलो भाई। हम्म, क्लियर है? अच्छी बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे आते हैं, सेकंड एग्जांपल। तो ये सबसे आसान एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल था, आसान क्या, सब केमिस्ट्री में जो आ जाए वो आसान ही होता है, और जो नहीं है वो टफ होता है। तो मैं पढ़ाऊंगा तो हर चीज आसान लगेगी, ये मेरा वादा है। देखो एक ये मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, CuCO NH3 वाटर, और डब्बे के बाहर ब्रोमाइड है। अब जैसे इसका नाम मुझे लिखना है, ठीक है, तो देखो मैंने पहले क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले मुझे कौन मिल गया, डब्बे वाला है, तो मैं डब्बे के अंदर इंटर कर जाऊंगा, मैंने एंट्री मारी डब्बे के अंदर। अब मुझे पहले सामना किससे करना पड़ेगा, लीगेंड से। लिगेंड। तो लीगेंड इसमें 2 तरह के हैं, अमोनिया कह रहा है मेरा नाम पहले लिखो, वाटर कह रहा है मेरा, तो बताओ पहले किसका नाम लिखे, अमोनिया। अमोनिया सर को, वाटर है ना, तो अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकल अमीन। ऑर्डर में लिखेंगे। तो अमोनिया को एमीन पढ़ लिखते हैं, अमोनिया को एज ए लीगेंड एमीन, है ना, डबल एम यूज करना, और वाटर में एक्वा। तो बेटा दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला लेटर सेम है, दूसरा सेकंड, दूसरा एम है, एम। इसमें क्यू है तो एम पहले आएगा, है ना। लेकिन भैया अमोनिया 5 बार आ रहे हैं तो पेंटा पेंटा। यूज करेंगे, है ना, तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर एक्वा, वाटर तो एक ही बार आ रहा है, सर तो पहले एक्वा 2 लेटर बार आता कैपिटल तो होना जरूरी है। देखो वैसे जो सही रूल है वो तो ये बोलता है कि सब स्मॉल में लिखना चाहिए, लेकिन इंडियन ऑथर्स क्या करते हैं, पहला लेटर कैपिटल में लिख देते हैं, बाकी सब स्मॉल। तो देखो स्कूल पेपर में अगर भैया बोर्ड का एग्जाम है, इस साल तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, अगले साल नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना कि पहला लेटर कैपिटल लिख देना, बाकी कंपटीशन में आपको ऑप्शन दिए होंगे, सीधे ऑप्शन में टिक मारना होगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। तो पेंटा बोर्ड में एमीन एक, बोर्ड में हाँ, कैपिटल की स्मॉल है। बोर्ड एग्जाम में या स्कूल पेपर में पहला लेटर कैपिटल, बाकी ओके सर। सब स्मॉल, ठीक है। जी
सारे कैपिटल नहीं लिख देंगे। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं कि इनके बीच में गैप नहीं देना होता है। जैसे मैं तो लिख रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब लिखेंगे तो थोड़ा गैप मत दीजिएगा, या थोड़ा हल्का सा गैप दे दीजिएगा कि पढ़ने में आ जाए बस। ठीक है, लगे कि हाँ पोटेशियम अलग है, ये अलग है ना, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा गैप दे रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आए, नहीं तो आप कहोगे मुझे समझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा इस बात को सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे करिएगा, थोड़ा गैप मतलब गैप मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब मिला के लिख रहे हैं, पूरा ये एक नाम है। ठीक है, अच्छा देखो अगला आते हैं तो पेंटाएमीन एक्वा। अब बताओ, अब कोबाल्ट सेंट्रल एटम का लिखें तो क्या लिखें? कोबाल्ट 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 कोबाल्टेट लिखें कि कोबाल्ट लिखें? सर कैटायन है तो कोबाल्ट तो बार कोबाल्ट लिखेंगे, है ना, क्योंकि भैया डब्बा, इसको जब आयनाइज करोगे ना आप तो इसमें डब्बे पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब कॉम्प्लेक्स ये पॉजिटिवली हाँ ये कैटाइनी कॉम्प्लेक्स है, और कैटाइनी कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल में 8 नहीं ऐड करते, तो ओनली कोबाल्ट। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग। फिर देखो 1 अब डब्बे से बाहर भी तो आएगा कि डब्बे के अंदर ही रहोगे हमेशा, तो डब्बे से बाहर आओगे तो देखोगे अरे ब्रोमाइडो लगा हुआ है हमारा। अच्छा ये बताओ कि इसको मैं क्या लिखूं, इसको ब्रोमाइडो लिखूं कि केवल ब्रोमाइड लिखूं? सब ब्रोमाइड क्योंकि कॉम्प्लेक्स से बाहर है, अंदर हम ब्रोमाइड यूज हाँ करेंगे। ये से यहाँ पे लीकेड ब्रोमाइडो, नहीं है, एक आईनी हाँ वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है अब मेरे ख्याल से पूछने से, कि जब ब्रोमीन मान लो डब्बे के अंदर होता, मतलब ब्रोमीन एज ए लीगेंड होता, तब ब्रोमाइडो लिखते हैं। अरे ये तो नॉर्मल आयन है ना, ये तो पानी में बह जाएगा, मतलब ये तो नॉर्मल ब्रोमाइड आयन कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल ब्रोमाइड लिखेंगे, इसको ब्रोमाइडो मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, काउंटर आयन को तो उसका नॉर्मल नेम है वही लिखते हैं। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप मुझे बताओ क्या लिखें इसकी, कोबाल्ट की? 1 1 1 हाँ 1 आएगी, ठीक है, यस सर क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है ना, तो x -1 बराबर 0। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ा सा ऐसा लेते हैं कि इसमें कई सारे रूल आपको मिल जाएं, है ना। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, अब इस कॉम्प्लेक्स का मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा, लेकिन सबसे पहले ही मुझसे कौन टकरा जाएगा? सोडियम। तो मैं किसको लिखूंगा? काउंटर आयन को सोडियम, कटायन इसका सोडियम आएगा। ठीक है, फिर मैं डब्बे के अंदर इंटर कर जाऊंगा, डब्बे के अंदर मुझे 4 टाइप के लिगेंड दिखेंगे, एक नहीं 4 टाइप के, है ना। ये एमीन है, ये ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, ओ एन। तो बताओ भैया सबसे पहले किसको लिखें? अमीन फिर ब्रोमाइड जैसे लिखना है वैसे ही ऑर्डर यस हाँ तो अमीन ब्रोमिडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोरिडो फिर नाइट्रेट। अच्छा हाँ बिल्कुल सही। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ऑलरेडी अरेंज है, वो तो चांस की बात है, लेकिन अरेंज है तो अच्छी बात है, हम लोग भी उसी ऑर्डर में लिख देंगे। एमीन पहले लिख देंगे, फिर ब्रोमाइडो का बी आएगा, ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो का सी आएगा, तो क्लोराइडो, लास्ट में ये इच्छाधारी वाला है, पहचाने ये NO2। NO2 में डोनर एटम N होता है, एन ये आपको यस सर। नाइट्राइडो एन टाइटो N हाँ नाइट्राइटो N। अब इसके बाद में बारी किसकी आएगी? सेंट्रल एटम की। जब सारे लिगेंड निपटा दिए तुमने, सारे प्यादे निपटा दिए, तब अब आ गया हमारा राजा। तो इसका नाम क्या लिखे? प्लेटिनम की प्लेटिनेट? प्लेटिनेट प्लेटिनेट, बहुत बढ़िया, प्लेटिनेट। और फिर लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में, ये अब बताओ भाई कितनी आएगी? 2 3 है ना, सर 2 सर 3 आएगी। ये सर 2 आएगा 2 यस नहीं सर यस सर 2 2 आएगी 2 आएगी, 2 आ रही है। है ना, 3 नहीं आएगी भाई। देखो अमोनिया 0,
ब्रोमीन क्लोरीन NO2 पे सब पे -1 का चार्ज है, सोडियम पे +1, तो Yes. निकालो, देखो 2 आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो 2 रोमन में लिख देना बेटा, रोमन न्यूमेरल। तो ये इसका इक्वेशन हो गया यार, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? Yes. जी सर। ठीक है। अब जैसे ये वाला लेते हैं, चलो भाई, FeEn होल थ्राइस Cl3, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट चलना है। पहले मुझे डब्बा मिल गया तो डब्बे के अंदर इंटर कर जाएंगे। अब मुझे अगर चक्रव्यूह भेदना है तो पहले मुझे EN को निपटाना पड़ेगा। अब EN क्या है? EN है बाइडेंटेट लिगेंड, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। इसके नाम के अंदर डाई छुपा हुआ है और ये भी 3 बार आ रहा है। ट्रेस। हाँ, तो इसके रिपीटेशन के लिए ट्राई की जगह ट्रिस यूज करेंगे। ट्रिस। और जब भी ये वाले यूज करेंगे ना, एडवांस न्यूमेरल प्रीफिक्स, तो वहां पे जो लीगेंड का नेम होगा वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये सब VIP लोग होते हैं, है ना। इनके लिए फिर नेम जो लिखेंगे वो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो जैसे ट्रिस, ट्रिस लिखने के बाद देखो एक मैंने छोटा सा ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर इसका नाम लिखेंगे इज्जत के साथ, Ethylene diamine. एथाइलिन डाई एमीन। अब डब्बे, अच्छा, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम अब बताओ क्या लिखें, आयरन लिखें Iron. कि फेरेट लिखें? आयरन। Iron. आयरन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अभी बाद में निकाल के रख देंगे। और अच्छा, इसको क्या Chloride. लिखें, +3। क्लोराइड, क्लोराइडो लिखें कि क्लोराइड लिखें? Chloride. क्लोराइड। क्लोराइड है ना, क्लोराइड। अच्छा, ट्राई लगाएं कि ना लगाएं? नो सर सर, नहीं लगेंगे। No, sir. आइडेंटिटी लॉस कर दिया ट्राई आयरन नहीं ले। तो काउंटर आयन की कोई इज्जत नहीं है, ट्राई मत लगाना। अब भैया इसकी ऑक्सीडेशन हम निकाल लो, आयरन की X, EN न्यूट्रल Three. होता है Kshatriya. है ना, तो X बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 रोमन में लिख देंगे भाई, हो गया इसका नाम। ठीक है, बोलो भाई, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। अच्छा, इसका नाम बताओ मुझे, NiDMg होल ट्वाइस। चलो आप लोग लिखो, मैं कुछ दे रहा हूँ, आप लोग लिखो, फिर जिससे पूछूं वो बताएगा मुझे। ठीक है, मैं 2-2 लाइन छोड़ के कुछ कुछ देता जा रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करिए आप लोग। इसमें जब आप लिख लोगे 8-10 नाम जैसे ही लिखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ नहीं इसमें। हाँ, लेकिन वो लीगेंड की जो लिस्ट है शुरुआत में मैंने पढ़ाई है भैया, वो लिस्ट सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं याद आया, मान लो लीगेंड का नाम ही नहीं याद आ रहा है कि भैया DMG को क्या बोलते हैं, तो फिर लिखोगे क्या, है ना। सब्जेक्टिव पेपर में तो लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन से भी कई बार समझ में आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तो लिखना पड़ता है ना। तो इसलिए वो लीगेंड वाली लिस्ट सुबह सुबह उठ के रिवाइज कर रही है डेली, अभी जब तक ये चैप्टर चल रहा है। सुबह आधे घंटे 15 मिनट ही पढ़ लो यार, लीगेंड की लिस्ट 15 मिनट ही रिवाइज कर लो, उसी में याद हो जाएगी। ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे 6th एग्जाम्पल में आपने काउंटर आयन नहीं दिया तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे कुछ भी, कि कोई स्पेशल चीज लिखेंगे? उसके लिए हम लोग लास्ट में आयन लिख देंगे। जैसे इसमें काउंटर आयन दिया ही नहीं गया कौन है, तो जब लास्ट में मेटल का नाम लिखेंगे ना, उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आयन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ओके सर। इसमें ये आयनिक फॉर्म में दे दिया आपको, कॉम्प्लेक्स आयन आयनिक फॉर्म में दे दिया। ठीक है, अभी आप लोग अटेम्प्ट कर लो, कुछ मान लो कुछ गड़बड़ियां होंगी तो मैं बताऊंगा आपको, कहीं कोई मिस्टेक अगर होगी तो मैं बताऊंगा आपको। और सर जैसे एन लिखा है तो उसको हम लोग को पूरा नाम ही लिखना होगा कि एन लिख सकते हैं? भैया पूरा नाम लिखना है। EN तो बेटा जब उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में शॉर्ट सिंबल होता है, लेकिन IUPAC नेम में तो मुझे उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एथिलीन डाई एमीन। नहीं समझे?
है ना, समझ या तो उसका आईयूपीएसी नेम भी यूज, एथिलीन डाइमीन का एक आईयूपीएसी नेम भी बताया था, एथेन 1,2 डाइमीन, वो भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें सिंबल से काम नहीं चलेगा आईयूपीएसी नेमिंग में ना, यस सर। सिंबल से काम नहीं सर चलेगा। इसमें अल्फाबेटिकल में सर प्रीफिक्स कंसीडर नहीं की। हाँ क्या करो बेटा? सर इसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम डिसाइड करते हैं तो उसमें सर जो प्रीफिक्स लगता है वो कंसीडर नहीं किया जाता है ना। हाँ बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लीगेंड का पहला फर्स्ट अल्फाबेट है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ओके उसमें प्रीफिक्स का मत देखना, डाई का डी मत देख लेना, है ना। सर वेटिंग रूम चेक करिए। ठीक है, चलो इनका लिख डालो एक बार सभी लोग, नहीं दे रहा हूँ अभी मैं। हाँ हेलो। यस सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। डीपीपी रिवीजन नहीं, शुरुआत में कुछ कराई थी, फिर तो हो ही नहीं पाई थी। हाँ इनको तो वो वाला दिया जा सकता है, मेन जो सेंटर वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने लगाई है रिवीजन डीपीपी पिछली बार, शुरुआत में 2-3 लगाई हैं क्योंकि डाउट आउट पूछे हैं उन्होंने। हाँ हाँ। सर 11th तो वाले में वो सीयू है या सीयू है। अरे नहीं, आप लोग अच्छा बोलते हैं, आप लोग बोलिए। नहीं नहीं, शुरुआत आप कर दीजिएगा आपकी, फिर हम बोल देंगे। ठीक, ठीक है ठीक। हाँ इनको सर वही जेपी वाला ही दे दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ हाँ वही वाला। हाँ 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 हाँ, क्योंकि उन्हीं के साथ क्लासें भी लग जाएंगी उनकी, JP1 JP2 के साथ में। अच्छा डिसाइड नहीं है।
हम्म, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वो तो सर परसेंटेज कम ही है सर, मान लो 10-15% बस। हम्म, हाँ क्योंकि वन वाले टेस्ट तो हो चुके हैं ना इन बच्चों के। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, आर वालों में तो वही चल जाएगा, प्लान वन वाला टेस्ट भी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। या फिर जेपी वालों का भी प्लान वन ही वाला टेस्ट दे दिया जाए, तो उसमें बच्चों को ये नहीं लगेगा कि जैसे डीपीपी मिली इन चैप्टर की, तो उनको लगेगा पूरा ही दे दिया इन्होंने। हाँ क्योंकि वो बच्चे सर कम ही है, 10-15% हैं जो कर चुके हैं। हम्म। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये इसी को देख लीजिए, बाकी भी पूछ लीजिए सभी लोग। हाँ हाँ सही सर से पूछ लीजिए। क्योंकि बच्चे पूरा टेस्ट में ये भी हो सकता है ना, कुछ बच्चे सोचें टेस्ट से रिफ्लेक्ट ना होने लगे, मतलब। हाँ पहली डेट में 3-4 टेस्ट के बाद फुल टेस्ट तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बेटा हो गए, अटेम्प्ट हो गए। सर यस 10th में सर। वो जिंक है ना? हाँ क्या करूँ। सर 10th में वो हाँ, सुन सेंट्रल नहीं पाए। एटम उसमें दिया वो जिंक है। ये नहीं बेटा, ये जिंक नहीं है, ये जिरकोनियम है, जेडार। अच्छा ये 4D सीरीज को ओके बिलोंग सर। करता है ना। 4D सीरीज में याद करो, मैंने एक गाना बताया था ना, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, तो ये यस जरूरी, ये यस। है ना, जिरकोनियम इसको बोलते हैं। तो चलो भाई, अटेम्प्ट तो तुम लोगों ने कर ही लिए हैं, ठीक है, तो बता दो भाई मुझे जल्दी जल्दी। हम लोग 8 बजे ठीक यार, है। एक वो भी है, मीटिंग है बच्चों के साथ, मोटिवेशनल मीटिंग मीटिंग भी है।
तो जल्दी चलो बता दो आप लोग। 5 वाला कौन बताएगा? चलो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। अदिति बताओ बेटा, अदिति बताइए, अदिति वाजपेयी 5th वाला। सर बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो निकल 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। बिस देखो मैं लिख रहा हूँ, बिस डाई मेथिल, आगे क्या लिखें? ग्लाइक्सोमेटो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छा, ये न्यूट्रल है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इस पे कोई डब्बे पे चार्ज ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल में भी केवल मेटल का ही नेम लिखते हैं ओनली, तो निकिल। और ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला 2 आएगा, है ना? 2 ही बताया ना आपने। जी सर। यस सर। डीएमजी पे -1 का चार्ज होता है 2। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। और अगर कोई नाम भूल रहे हो तो वो लिस्ट आप लोग को पन्ने पलट पलट के देखते रहे ना, वो लिस्ट ऐसे ही याद होगी बार बार देखने से। चलो, अदिति ने तो बता दिया वो, अब वो कौन बताएगा भाई? अक्षत बताएगा, अक्षत द्विवेदी। अक्षत बेटा, अक्षत द्विवेदी। अक्षत तो यार बोलता ही नहीं है, क्या बात है। चलो भाई, किसी और से पूछते हैं। सर अक्षत पाल सूर्यवंशी बताओ चलो। सूर्यवंशी जी, अक्षत पाल सर सूर्यवंशी। हाँ बताओ बेटा, इसका नाम बताओ, क्या होना चाहिए? सर ब्रोमाइडो 22 इथाइलिन डाई अमाइन नाइट्रो एंड कोबाल्ट 1 आयन। अरे आराम से, मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे बताओ तो। मैं लिखता भी आ रहा हूँ, ठीक है। ब्रोमाइडो, ठीक है, इसके बाद क्या लिखे? सर 22 इथाइलिन डाई अमाइन। हाँ, बिस है ना, बिस एथिलीन डाइमीन, बहुत बढ़िया भाई, सूर्यवंशी जी छा गए तुम तो। एथिलीन डाइमीन, उसके बाद इसको क्या बोले? ONO को? सर नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो ओ। नहीं, इसमें ओ है डोनर, जो सबसे लेफ्ट साइड होता है वो डोनर होता है ना? तो नाइट्राइटो ओ, और फिर मेटल का नाम लिख देंगे, मेटल कोबाल्ट है तो क्या कोबाल्ट लिखें कि कोबाल्टेट? सर कोबाल्ट। है ना, कोबाल्ट, ठीक है। कैटाइनिक है ना, तो चार्ज दिख ही रहा है इस पे, तो चार्ज उसने पहले ही लगा के दे दिया। हाँ, अगर कोई आयन है, अगर कोई केवल कॉम्प्लेक्स आयन, उसमें काउंटर आयन दे ही नहीं रहा है, तो लास्ट में आयन लिख देंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या आई है इसकी, कोबाल्ट की? सर 1। ऑक्सीडेशन नंबर 1 देख लेते हैं क्या आ रही। XEN तो 0 हो गया, और ब्रोमीन -1, -1 बराबर +1, 3 आएगी देखो। यस सर। ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, और +1 ऐड भी हो जाएगा उसमें, तो 3 आ जाएगी। सर चलो, तुमने नाम सही बताया, बस वो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दीबाजी में निकाला है सर तुमने। ये 6th वाले में आयन सबसे लास्ट में लिखेंगे या कोबाल्ट के बाद लिखेंगे? नहीं नहीं, आयन सबसे बाद में लिखेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद लास्ट में सबसे आयन लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया जाए तो उसके। ओके। चलो अच्छा, अब कौन बताएगा इसके बाद? हाँ 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 हाँ, अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ यार, 8 बजे शुरू हो रही है। हम्म, थोड़ी देर मीटिंग चलती है, अभी मुझे तो कुछ बोलना नहीं है उसमें। हाँ, इसके बाद किसका नंबर आएगा? प्रज्वल, रोल नंबर 9। यस बताओ बेटा, इसका बताओ नेक्स्ट। सर। लिथियम, सर लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट 3। हाइड्राइड होना चाहिए। यस सर, हाइड्रेट। यस सर, हाइड्राइड। यस सर।
इसमें क्या होगा? लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो हाइड्राइड एल्यूमिनेट 3। एल्यूमिनेट 3। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या Yes. है? लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट 3। 3। ठीक है, करेक्ट। इसमें टेट्रा किस क्यों नहीं लगा? हाँ हाँ, क्या करूँ बेटा? फिर इसमें टेट्रा किस क्यों नहीं लगा? इसमें टेट्रा किस लगाने की क्या जरूरत है? हाइड्राइडो में कोई डाई ट्राई थोड़ी ना आ रहा है। इसमें लिगेंड H माइनस है ना, और H माइनस को क्या कहते हैं? हाइड्राइडो। अच्छा, तो सर जिनके खुद के नाम में ही डाई और कुछ आ जाए तो बस उन्हीं के सामने किस वाला लगाने की जरूरत है? हाँ, उन्हीं के सामने करें। हाँ देखो, इसमें 8th वाले में कौन बताएगा भाई? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, अच्छी बताओ। सोडियम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो निकलेट 2। हाँ, सोडियम Yes. सोडियम नहीं होगा। एथिलीन डायमीन एथीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो निकलेट 2। टेट्राएसीटेटो निकलेट। यस सर, निकलेट 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही? सर 2। 2 आ। ठीक है, सही है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं। ये कुछ एग्जांपल अभी मैं और भी दे दूंगा आपको, है ना? आज इतना ही रखते हैं, मीटिंग भी है। 11 में बस एक चीज बता दीजिए कि सर वहाँ पे हाँ दो बताओ। मतलब बाई कॉम्प्लेक्स है वो, तो सर उनको हाँ, अलग अलग लिख के कुछ ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। नहीं नहीं तो नहीं, सिंपल है। देखो, बाई कॉम्प्लेक्स में कोई लफड़ा नहीं नाम लिखने में। देखो, इसका लेफ्ट नहीं टू है राइट तो चलना है। हेक्साएमीन देखो, कोबाल्ट थर्ड अरे ट्राइऑक्सीडेटो अरे कोबाल्ट। एक मिनट सुन लो भाई। एक मिनट बता देते हैं। तो इसमें लेफ्ट टू राइट चलो आप। पहले इसके लेफ्ट वाले डब्बे के अंदर जाओ, इसका नाम लिख दो लिगेंड का, तो हेक्साएमीन। और यस, इसको कोबाल्ट लिख देना। कोबाल्ट क्यों? क्योंकि ये कटायनिक होगा बेटा, एटायन इसमें होगा। कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर इस डब्बे से बाहर निकलना, दूसरे डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाना। फिर इसको लिख देना ट्राई ऑक्सीलेटो, और इसके नाम में कोबाल्ट कोबाल्ट के 8। आगे 8 ऐड करो। कोबलेट। कोबाल्ट। हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग लिख थ्री। देना, कोबाल्ट की, और कोबाल्टेट की अलग लिख देना। मतलब दोनों ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग लिखनी पड़ेगी। और वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने यस का तरीका मैंने बता दिया है ना। यस तो उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, यस, थैंक यू सर। तो चलो फिर आज की सभा से ही समाप्त की जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ओके, क्लास। थैंक यू।